कहानी की शुरुआत प्राचीन रोम से होती है, जहां लूसियस नाम का एक आर्किटेक्ट नए आइडियाज बनाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता। पैसों की परेशानी अलग, और जो भी डिजाइन वह क्लाइंट्स को दिखाता है सब उसे पुराना कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। एक दिन उसका दोस्त उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे पब्लिक बाथ हाउस ले जाता है, लेकिन लूसियस को वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वहां हर तरफ चिल्लाते हुए नंगे लोग होते हैं। परेशान होकर वह पानी के अंदर चला जाता है और कुछ देर वहीं रुकता है। तभी उसे पानी में एक अजीब सा घूमता हुआ चक्कर दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है, लेकिन अचानक पानी का तेज बहाव उसे अंदर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड्स में लूसियस एक टनल जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां उसका दम घुटने लगता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह ऊपर बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वह रोम में नहीं बल्कि एक मॉडर्न जापानी बाथ हाउस में होता है। वहां मौजूद बूढ़े लोग उसे अचानक नंगा देखकर शॉक हो जाते हैं। लूसियस ने पहले कभी जापानी लोगों को नहीं देखा होता, इसलिए वह उन्हें किसी अजीब ट्राइब के लोग समझने लगता है। फिर गलती से वह लेडीज चेंजिंग रूम में घुस जाता है और एक बूढ़ी औरत उसे देखते ही जोर से चिल्लाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद हमें मामी नाम की एक स्ट्रगलिंग मंगा आर्टिस्ट दिखाई जाती है। लूसियस का अलग लुक देखकर उसे अपने नए कैरेक्टर का आइडिया मिल जाता है और वह तुरंत उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद लूसियस को होश आता है और उसे फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाता है। ठंडा और मीठा दूध पीते ही वह फिर से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होता। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि वह फ्लेवर्ड मिल्क उसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि लूसियस दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह वापस रोम में होता है और उसके आसपास कई लोग खड़े होते हैं। वे लोग बताते हैं कि लूसियस बाथटब में डूब गया था और कुछ देर पहले ही उसे बाहर निकाला गया है। पहले तो लूसियस को लगता है कि जापानी लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वह बस एक अजीब सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पास पड़ी खाली मिल्क बॉटल पर जाती है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ हुआ था वह सच था। अब 2 महीने बाद लूसियस ने बाथ हाउस ओनर को अपना नया रेनोवेशन आइडिया दिया होता है और पूरे बाथ हाउस को पहले से ज्यादा मॉडर्न बना दिया होता है। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करने लगते हैं और वह काफी पैसे कमाने लगता है। अब बाथ हाउस में नहाने का अनुभव बेहतर बनाने के लिए बास्केट्स, मसाज रूम्स और स्वीट मिल्क तक इस्तेमाल होने लगते हैं। एक दिन नहाते वक्त एक बूढ़ा आदमी कहता है कि काश उसके घर में भी ऐसा बाथ हाउस होता। लूसियस इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक पानी का तेज बहाव उसे फिर खींच लेता है और वह सीधा 21वीं सदी के एक बाथटब में पहुंच जाता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहलाने को कहता है। लूसियस कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करता है। इसी दौरान उसे शॉवर और शॉवर कैप जैसे कई नए उपयोगी टूल्स के बारे में पता चलता है। कोइंसिडेंस से वह घर मामी का ही होता है। जब मामी लूसियस को फर्श पर देखती है तो वह तुरंत अपनी स्केचबुक लेने भागती है, लेकिन जब वह वापस आती है तब तक लूसियस गायब हो चुका होता है। रोम लौटने के बाद लूसियस उस बूढ़े आदमी के लिए घर के अंदर बाथटब बना देता है और इस आइडिया से भी बहुत पैसे कमा लेता है। अब उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिला सके, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी खुश नहीं होती। वह एक बच्चा चाहती थी और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में बिजी रहता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिर में उसकी पत्नी गुस्से में उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद लूसियस के पास सम्राट हेडियंस का मैसेंजर आता है। हेडियंस को बहुत क्रूर माना जाता है। अफवाह तो यह भी होती है कि जिस कैबिनेट मेंबर ने उसका विरोध किया उसने उन्हें मरवा दिया, और क्योंकि अब लूसियस के इन्वेंशंस की चर्चा पूरे शहर में होने लगी थी, इसलिए सम्राट भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। जब लूसियस सम्राट से मिलता है तब सम्राट उसे बताता है कि उसे कला का बहुत शौक है और लूसियस ने पब्लिक बाथ हाउस के साथ जो किया है वह उसके लिए किसी कला से कम नहीं है। लूसियस के काम से प्रभावित होकर सम्राट उसे अपने लिए एक पर्सनल बाथ हाउस बनाने को कहता है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत अलग होती है। वह चाहता होता है कि बाथ हाउस बिल्कुल यूनिक हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। लूसियस यह चैलेंज स्वीकार कर लेता है और सम्राट को प्रभावित करना अपना मिशन बना लेता है। पूरी रात वह शहर में घूमता रहता है ताकि उसे कोई भव्य आइडिया मिल सके, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नया नहीं आता। धीरे धीरे वह फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सारे आइडियाज असल में कॉपी हैं और उनका श्रेय उसे मिलना ही नहीं चाहिए। तभी अचानक वह एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। सीन फिर वर्तमान समय में शिफ्ट होता है, जहां मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम कर रही होती है। मंगा आर्टिस्ट के रूप में उसका करियर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा होता, इसलिए मजबूरी में उसने यह साइड जॉब पकड़ी होती है, लेकिन फिर भी वह
इतनी थकी रहती है कि काम के वक्त बार बार उसे नींद आती रहती है। एक दिन गलती से वह पानी बंद करना भूल जाती है और बाथटब पूरा भर जाता है। तभी अचानक लूसियस उस टब के अंदर प्रकट हो जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वह नोटिस करता है कि बाथटब का पानी अपने आप बबल्स बना रहा है। यह देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। स्टोर का मैनेजर उस अजीब आदमी की शिकायत करने चला जाता है और इसी वजह से मामी और लूसियस को बात करने का समय मिल जाता है। लूसियस उससे पूरी जगह घुमाने को कहता है और पेमेंट के लिए एक कॉइन देता है। मामी को उसकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन पैसों की भाषा वह अच्छे से समझती है, इसलिए वह उसे पूरा स्टोर दिखाना शुरू कर देती है। स्टोर के मॉडर्न टॉयलेट्स और यूरिनल्स देखकर लूसियस हैरान रह जाता है और प्रिंटेड टॉयलेट पेपर को देखकर तो उसे लगने लगता है कि शायद इसी में जापानी लोगों की सफलता का राज छिपा हुआ है। लूसियस को जापानी लोगों की हर चीज अजीब और शानदार लग रही होती है। उसे एक मॉडर्न जापानी टॉयलेट दिखाई देता है जो बटन दबाते ही पानी से सफाई करता है। जैसे ही वह उसे इस्तेमाल करता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। से आइडियाज कॉपी करके लूसियस वापस रोम लौट आता है और सम्राट के लिए इतिहास का सबसे शानदार बाथ हाउस बना देता है। उस बाथ हाउस में एक ऐसा टॉयलेट होता है जो पानी से ऑटोमेटिकली साफ करता है। एक बबल बाथ होता है जहां गुलाम पाइप में हवा फूंककर बबल्स बनाते हैं। एक चमकता हुआ एक्वेरियम होता है और सुगंधित मोमबत्तियां भी होती हैं। वहां सम्राट उसका काम देखकर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह लूसियस को एक स्पेशल नेकलेस इनाम में देता है जिसमें बहुत ही अजीब डिजाइन बना होता है। लूसियस खुशी खुशी अपनी उपलब्धि दिखाने घर भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ अफेयर कर रही होती है। सीन फिर भविष्य में शिफ्ट होता है जहां मामी बार बार असफल होने के बाद अपने छोटे होम टाउन लौट आती है। न उसका मंगा करियर चल रहा होता है और न साइड जॉब्स टिक पा रही होती हैं। अब वह एक लोकल बाथ हाउस में काम करने लगती है और साथ ही प्राचीन रोमन इतिहास भी पढ़ने लगती है। लूसियस का दिया हुआ कॉइन और उसका अचानक गायब हो जाना उसके दिमाग में घूम रहा होता है। इसी वजह से वह जानने की कोशिश कर रही होती है कि क्या लूसियस सच में अतीत से आया हुआ इंसान है। दूसरी तरफ रोम में लूसियस पूरी तरह टूट चुका होता है। पत्नी के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद उसका जीने का मन ही खत्म हो गया होता है। एक दिन सम्राट का मैसेंजर उसके पास आता है जो सम्राट को लेकर काफी टेंशन में होता है। पता चलता है कि सम्राट का बेटा हाल ही में मर गया था और अब उसे लगता है कि एक मगरमच्छ उसके बेटे का पुनर्जन्म है। इसीलिए सम्राट चाहता होता है कि लूसियस मगरमच्छ के लिए एक परफेक्ट जगह डिजाइन करे जहां उसकी हर जरूरत पूरी हो सके। लेकिन इस बार स्थिति बहुत खतरनाक होती है क्योंकि अगर मगरमच्छ को कुछ भी हो गया तो सारा इल्जाम लूसियस पर आ जाएगा और उसे देश का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद लूसियस सम्राट के बाथ हाउस में पानी चेक करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह टब में प्रवेश करता है, पानी का तेज बहाव उसे एक बार फिर भविष्य में खींच लेता है। भविष्य में पहुंचते ही लूसियस खुद को एक पिंजरे के अंदर पाता है और उसके आसपास असली मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। दरअसल वह एक मगरमच्छ सैंक्चुअरी में आ गया होता है। कोइंसिडेंस से उसी वक्त मामी भी वहां अपनी डेट के साथ आई होती है, लेकिन वह उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह बस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। जैसे ही उसकी नजर पिंजरे के अंदर फंसे लूसियस पर पड़ती है, वह खुश हो जाती है। वह तुरंत उसे बाहर निकालती है और पूरी सैंक्चुअरी घुमाने लगती है, अपनी डेट को पूरी तरह इग्नोर करके। यहाँ लूसियस को मगरमच्छों की सही देखभाल और उनके रहने के माहौल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद मामी उससे तीर चलाने को कहती हैं ताकि पता चल सके कि क्या वह सच में रोमन सोल्जर जैसी स्किल्स रखता है या नहीं, और लूसियस सारे टारगेट्स परफेक्टली हिट कर देता है जिससे मामी का शक लगभग पक्का हो जाता है। कुछ देर बाद लूसियस एक हॉट स्प्रिंग में चला जाता है और वहीं से वह दोबारा अपने समय में वापस पहुंच जाता है। कुछ महीनों बाद सम्राट के मगरमच्छ के लिए एक परफेक्ट जगह तैयार हो जाती है। सम्राट अब लूसियस को परिवार की तरह ट्रीट करने लगा होता है और उसे बार बार महल में बुलाता रहता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सम्राट को पता चलता है कि विद्रोही उसकी सेना पर हमला कर रहे हैं। वे लोग सम्राट की हुकूमत से खुश नहीं होते और किसी भी हाल में उसे गद्दी से हटाना चाहते होते हैं। सम्राट की सेना और विद्रोहियों के बीच एक लंबी और खतरनाक युद्ध शुरू हो जाती है जो 1 साल से भी ज्यादा चलती है। अब तक सम्राट काफी बूढ़ा हो चुका होता है और रिटायरमेंट लेना चाहता है। वह तय करता है कि अपनी गद्दी अपने भतीजे सियोनियस को देगा। सियोनियस अपने पहले प्रोजेक्ट के रूप में एक नया बाथ हाउस बनाना चाहता होता है
ताकि जनता का समर्थन मिल सके। इसलिए सम्राट लूसियस से कहता है कि वह इस प्रोजेक्ट में सियोनियस की मदद करे। लेकिन यही लूसियस के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि सियोनियस बहुत अहंकारी और घमंडी होता है और लूसियस उसकी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होता। लूसियस को लगता है कि अगर सियोनियस सम्राट बना तो रोमन एम्पायर का बर्बाद होना तय है। काफी सोचने के बाद लूसियस सीधे सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे चेतावनी देता है कि सम्राट के खिलाफ जाना देशद्रोह माना जाता है, जिसकी सजा मौत है। लेकिन फिर भी लूसियस अपनी बात पर डटा रहता है। बाद में वह एक दूसरे आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लेने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वह आदमी लूसियस से पहले से नफरत करता होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गुस्से में वह आदमी लूसियस को जोर से दीवार पर फेंक देता है। अगले सीन में लूसियस फिर से भविष्य में होता है। वह बुरी तरह घायल होता है, लेकिन जापानी लोग उसकी अपने जैसे देखभाल कर रहे होते हैं। वे उसे एक हॉट स्प्रिंग ले जाते हैं जहां वह आराम कर सके। कहते हैं कि उस पानी में नहाने से इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही वे उसे एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी पिलाते हैं जो उसके गले में आग लगा देता है। इसी दौरान लूसियस की मुलाकात फिर मामी से होती है, जो अब थोड़ी बेसिक लैटिन बोलना सीख गई होती है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतना ज्यादा नशे में होता है कि सीधे उसके ऊपर गिर पड़ता है और दोनों पानी में डूब जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तब वे जापान में नहीं बल्कि प्राचीन रोम में होते हैं। मामी यह देखकर पूरी तरह शॉक रह जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि लूसियस सच में अतीत का इंसान है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि लूसियस को सम्राट का आदेश न मानने की वजह से मौत की सजा दी जाने वाली है। टेंशन में आकर वह लूसियस को समझाने की कोशिश करती है कि वह प्रोजेक्ट स्वीकार कर ले, लेकिन लूसियस अपना फैसला नहीं बदलता। अपनी जान बचाने के लिए वह घर छोड़कर सामान लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ जापान में वे बूढ़े लोग मामी को ढूंढते ढूंढते झील तक पहुंच जाते हैं और गलती से पानी में गिर जाते हैं। लूसियस की तरह वे भी एक अजीब पानी के चक्कर में फंस जाते हैं और सीधे अतीत में पहुंच जाते हैं। इधर लूसियस एक दूसरे शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे पहाड़ी पर एक प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग मिलता है। उसे याद आता है कि जापानी लोगों ने कैसे उस हॉट स्प्रिंग की मदद से उसकी ट्रीटमेंट की थी। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि यह जगह सम्राट के घायल सैनिकों के काम आ सकती है। वह तुरंत मामी के पास जाता है और अपना आइडिया बताता है। मामी को भी यह प्लान पसंद आ जाता है। उसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाकर अपना विजन समझाता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि यह आइडिया एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी सिंहासन का एक संभावित उत्तराधिकारी होता है और सियोनियस से ज्यादा काबिल माना जाता है। इसलिए लूसियस चाहता है कि सम्राट की नजरों में एंटोनियस की इमेज और अच्छी हो जाए। परमिशन मिलते ही लूसियस, मामी और वह जापानी ट्राइब काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वे पहली झोपड़ी बना देते हैं। धीरे धीरे हॉट स्प्रिंग के आसपास और भी घर बनने लगते हैं और वह जगह सैनिकों के लिए एक रिकवरी कैंप बन जाती है। जापानी लोग घायल सैनिकों की देखभाल करते हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। साथ ही वे मॉडर्न मेडिसिन का ज्ञान भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीनों बाद सम्राट की सेना आखिरकार विद्रोहियों को हरा देती है। जीत की खुशी में सब लोग डांस और सेलिब्रेशन करते हैं। इसी दौरान लूसियस और मामी एक तरफ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। इतना समय साथ काम करते करते दोनों को एक दूसरे से भावनाएं हो चुकी होती हैं। लूसियस अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश महसूस कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जापानी ट्राइब गायब होने लगता है। मामी भी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती है। गायब होने से पहले वह लूसियस को बताती है कि रोम वापस आने के और भी रास्ते हैं। अगले सीन में सम्राट एंटोनियस को अपना एडवाइजर बना देता है। वहीं लूसियस को भी जनता के सामने अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसकी बहादुरी और आइडियाज के बिना यह युद्ध कभी नहीं जीती जा सकती थी। दूसरी तरफ भविष्य में मामी एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी होती है। एक दिन वह शहर में चल रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर लूसियस पर पड़ती है, जो एक तालाब के अंदर से बाहर आ रहा होता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, जहां दोनों आखिरकार एक बार फिर मिल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए धन्यवाद।